हेलो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की प्रीलिम्स की पढ़ाई। मुझे पता है कि काफ़ी स्ट्रेस में होंगे और काफ़ी ज़्यादा आप टाइम दे रहे होंगे अपने रिवीजन में। तो इस प्रीलिम्स के दौरान जो एक एक जज्बात जो एक निकलते हैं कि एस्पिरेंट के अंदर से, ऐसी भावना है जिसका कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है। आज उन भावनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। जज्बात है प्रीलिम्स, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। पहला सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने इतने सालों से लोगों को बोलते हुए देखा है और पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, दैट इज़ एक महीना और मिल जाता ना मेरे भाई, तो मैं सब कुछ चीर फाड़ डालता सीजीपीएससी के सिलेबस का। ट्रस्ट मी, आपको मैं एक महीना और दे देता, आपको 2 महीने दे देता, 6 महीने दे देता, 1 साल दे देता, 1.5 साल दे देता। आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन यही रहता। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे कोविड के टाइम में इतने बार वो मेंस पोस्टपोन हुआ है कि मुझे जो 1 महीना मिल जाता, 2 महीना मिल जाता था, 6 महीने मिल जाता, ऐसा करके मैं सोचता था और सच में वो मिल रहा था। एंड ट्रस्ट में उन महीनों के बीच में कुछ प्रोग्रेस तो नहीं हुआ, बस ये है कि ले दे के हमने अपना लेवल मेंटेन किया और उसी में रिजल्ट आ गया। तो ये एक महीना और मिल जाता तो वाले सपने से आप लोग उठ जाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं सही बात बता रहा हूँ कि अगर अभी अभी विद इन 2 मिनट के अंदर आकर मैं आपको 12 फरवरी में आने वाला प्रीलिम्स का पेपर दे दूं और आपको 12 फरवरी को दूं वही वाला पेपर सेम, ट्रस्ट मी, आपका 2 से 3 नंबर से ज़्यादा का फर्क नहीं आएगा। और जितना भी फर्क आएगा वो या तो कट ऑफ के बहुत नीचे होगा या तो कट ऑफ के बहुत ऊपर होगा। टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रीलिम्स के पेपर में। जितने क्वेश्चन आपको 12 फरवरी में बनने हैं, लगभग 99.9% उतने ही मार्क्स आपके अभी भी आएंगे। तो एक महीना और मिल जाता तो वाला फीलिंग अपने मन से निकाल दो। दूसरा, कुछ भी नहीं पढ़ा है लग रहा है। देखिए, ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत अच्छी तब हो सकती है जब आपने बहुत बार रिवाइज कर लिया है और आपके दिमाग को ये लग रहा है कि यार कोई भी नया फैक्ट नहीं है तो लोड नहीं पड़ रहा है, तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन वीक है। या दूसरा ये हो सकता है कि आपने सच में कुछ नहीं पढ़ा है, आपने हार्डली सीजी जैसे कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं और इंडिया जीएस, इंडियन हिस्ट्री के अलावा पूरा डब्बा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लग सकता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इसके दोनों ही सिचुएशन के एकदम एक्सट्रीम रिजल्ट्स होंगे। अगर आपने बहुत चीज़ पढ़ के रखा है तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने कुछ पढ़ के नहीं रखा है, सचमुच में कुछ पढ़ के नहीं रखा है, तब तो कोई भी क्वेश्चन पेपर आ जाए आपको इस लेवल ऑफ कंपटीशन में दिक्कत होगी ही प्रीलिम्स क्लियर करने में। तो अगर आपने बहुत बार रिवाइज कर लिया है तो कुछ भी नहीं पढ़ा है ऐसा लगना इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल सिचुएशन। उसके बाद इनकम्प्लीट सिलेबस, या सिलेबस तो मतलब मैं कहूँगा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सिलेबस मेरा भी कंप्लीट नहीं है आज भी 100%, और ना किसी टॉपर का हो सकता है। ये पेपर ऐसा डिज़ाइंड है कि आप हर चीज़ के बारे में कुछ कुछ जानिए, लेकिन आप हर चीज़ नहीं जान सकते इन डेप्थ में। तो इसमें यही है कि आपको जो भी फ्रीक्वेंटली आस्ड, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करिए। जो भी ऐसे पोर्शन है, जो भी ऐसे टॉपिक है, जो भी ऐसा एरिया ऑफ सिलेबस है जहाँ से एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे आप फोकस करने की कोशिश करिए एंड उसी को मान के चलिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैना बुद्धा में जो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं, कह सकते हैं कि त्रिरत्न से आ रहे हैं, उनके फिलॉसफी से आ रहे हैं, हो सकता है उनकी जो संगीति हुई हैं या फिर काउंसिल्स लगे हैं वहाँ से आ रहे हैं। तो ये दीज आर कॉमन क्वेश्चंस, और ये एक बार क्वेश्चंस हो गए हैं जस्ट एज्यूम का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। लेकिन वहीं अगर वो पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर मूर्ति अगर दोनों हाथ ऊपर करके बैठी है तो ये कौन सा आसन बोलते हैं, मान लो एक जो पर्टिकुलर हाथ है वो ज़मीन पे है और दूसरा ऐसा आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो ये वाला कौन सा आसन है। तो दिस इज़ वेरी रेयर। पढ़ने के लिए तो जैना बुद्धा में आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपको 10 लाइफ टाइम भी कम पड़ेंगे। लेकिन सिलेबस के जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हें आपने एक बार कर लिया है पास्ट ईयर क्वेश्चन के बेसिस में। अगर आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन में ठीक ठाक पकड़ हो गई है, आपको ये समझ में आ गया कि यूजुअली इस एरिया से पूछता है, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इन एब्सोल्यूट टर्म्स आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, बट फ्रॉम सीजीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका ले दे के प्रीलिम्स निकल जाए, इतना लेवल हमेशा रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, इतना ही लेवल चाहिए प्रीलिम्स निकालने के लिए भी और मेंस निकालने के लिए भी, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उसके बाद कुछ नेगेटिव थॉट्स, इस बार अगर नहीं हुआ तो क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगी। तो देखो, तुम्हारे मुंह से किसी को मतलब नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो तो भी मतलब नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा अगली हो तो भी मतलब नहीं है। सरकारी जॉब इज़ द बेस्ट मेकअप इन द वर्ल्ड। ठीक है, जितने भी युवक और खासकर युवतियाँ हैं, सुन ले कि सरकारी नौकरी दुनिया का बेस्ट मेकअप होता है।
तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाता है तो आप जितने भी घटिया हो, आपका जितना भी बेकार मुंह हो, लेकिन पीपल विल अप्रिशिएट यू। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो लोग यही बोलेंगे कि भाई काफ़ी नक्शा मारते थे, क्या हो गया, 3 बार से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और मेरे ऐसे हर लोग हैं। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारा प्रीलिम्स निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो दूसरे या थर्ड पर्सन के बारे में, इवन सेकंड पर्सन के बारे में भी सोचना बंद कर दो। इट्स ओनली यू। आपको अपना करियर बनाना है, आपको अपने आजीविका के लिए जो सैलरी उठानी है वो आप सीजीपीएससी की जॉब से उठाओ, प्राइवेट नौकरी से उठाओ, धंधा पानी से उठाओ, बर्तन मांज के उठाओ, वो आपके ऊपर है। ठीक है, दिस इज ओनली यू। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको खुद को दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटी है। ये आपको मुझे या फिर किसी थर्ड पर्सन को दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोग बस ये आके बोल सकते हैं ओ कोई बात नहीं, हो जाएगा, या फिर हो सकता है ओ वाओ हो गया। इतना ही है सोसाइटी का रोल। इसको ज़्यादा ओवरबर्डन मत होने दो, और अपनी परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी एक एडेड प्रेशर मत रहो। वैसे भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, स्पेशली अगर आप 22 से लेकर 29 के बीच में हैं और आपकी जॉब नहीं लगी है। 30 के ऊपर का तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो कुल मिला के यही है कि ये है कि हमको पता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एग्जामिनेशन, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है एक आदमी को। सिलेबस का प्रेशर रहता है, एक्यूरेसी का प्रेशर होता है, अपनी किस्मत का प्रेशर होता है, नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर होता है। तो उसमें अलग से एक थर्ड पार्टी या फिर सोसाइटी या समाज या कम्युनिटी या रिश्तेदारों का या फिर अपने पार्टनर्स का प्रेशर मत लो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बात गांड बांध के रख लो। नेक्स्ट, ये कई लोग जो छोटे मोटे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उसमें प्लेसमेंट पा गए होंगे 1.5-2 लाख वाली, और उसके बाद आज की डेट में उनके दोस्त यूएस में होंगे, कोई 12 लाख कमा रहा होगा, कोई 1.5 करोड़ कमा रहा होगा। इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही होंगी, तो इस टाइम पे आपको याद आती है अपने कॉलेज वाली जॉब की, कि उसमें लगता है यार इतना से सेटल हो गया था, उसमें ग्रो करता तो कितना अच्छा था, वहाँ पे इतना अच्छा छोड़ के आ गया, अब यहाँ पे देख रहा हूँ तो कुछ जॉब ही नहीं आ रही है, हाई कोर्ट में फंस जा रहा है, कोई भी एक एग्ज़ाम स्मूथली रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, रिजर्वेशन का क्या होगा, रिजल्ट हाई कोर्ट में अटका हुआ है, क्या करें या क्या ना करें। तो ऐसे में आपको लगता है कि यार कॉलेज वाली जॉब ही सही थी, फालतू का सीजीपीएससी करने आ गए। तो इसका आंसर ये है कि कॉलेज में अगर डायरेक्ट प्लेसमेंट करते हैं ना हम लोग डिप्टी कलेक्टर्स की, तो भी इस जॉब की वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि ये है कि मैं अपने ऐसे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने डायरेक्टली गेट क्रैक किया, जिन्होंने डायरेक्टली इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक की, एंड आज के दिन में उसको ये लगता है यार कि नहीं यार, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो वही होता है कि कॉलेज में अगर आपको 3 करोड़ की भी जॉब मिल जाती ना, लेकिन ये जो सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज, पावर कह लो, या फिर एक प्रकार का अट्रैक्शन कह लो इस जॉब प्रोफाइल का, वो हमेशा बने रहता। आप 3 करोड़ कमाओ कि 4 करोड़ कमाओ, आप स्वीडन में बैठे होते, आप 5 करोड़ कमा रहे होते साल भर का, आपकी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड लिविंग होती, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है यार नहीं, अपने देश में जाके काम करते हैं, भले ही क्या करूँगा 5 करोड़ का। अगर मैं साल भर में 15 लाख भी कमाता तो भी मैं अपने घर में अपनी धरती में ज़्यादा इन्जॉय करता। तो ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपको बिना मेहनत के मिल जाती है तो उसकी कोई कदर नहीं होती है। इवन अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बना देते, आईएएस बनाते कॉलेज के बाद, तो आपको लगता नहीं यार कुछ और करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें लगती हैं। तो ट्रस्ट मी, अगर आप अभी वो जॉब कर रहे होते कॉलेज प्लेसमेंट वाली, फिर भी आपको इतना ही ये सिविल सर्विसेज अट्रैक्ट कर रहा होता और आप वाली जॉब में भी खुश नहीं होते। यस, सैलरी आ रही होती, लेकिन आप खुश नहीं होते, और आपको अंदर से हमेशा एक कीड़ा काटते रहता है कि या अगर मैं मेहनत कर लेता तो मैं भी वहाँ पे होता। तो ट्रस्ट मी, कॉलेज वाली जॉब आपको सुख नहीं देती। अभी ये बस आप उसके बारे में इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आपके जेब में पैसे नहीं हैं, आपका सैलरी नहीं आ रही है, दैट्स इट। जो जॉब में है, किसी को भी फ़ोन लगा लेना, उनका अलग रोना है, उनको यही लगेगा कि यार अपने स्टेट में रह के अपने लोगों के बीच में काम करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो कॉलेज वाले जॉब के बारे में सोचना बंद कर दो। नेक्स्ट, जब कुछ नहीं काम आता है तो लोग ये कहने लगते हैं कि चलो वनडे एग्ज़ाम टारगेट करूँगा। अब देखो, एकदम सिंपल सा इक्वेशन, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आपको टॉप 2000 टॉप 3000 लोगों में आना होता है। अब जब 2000-3000 लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे हो, तो किसी ऐसे एग्ज़ाम को आप कैसे टारगेट कर सकते हो जिसमें टॉप 2-3 में आना है? ठीक है, तो लॉजिक देख लो, 3000 लोगों में तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब आप जंगे लड़ने चले हो
टॉप 2 या टॉप 3 लोगों के बीच में आने की। तो ये कितना लॉजिकल है। तो वनडे एग्ज़ाम के चक्कर में मत रहो। मेरे इतने सारे दोस्त हैं उन्होंने वनडे एग्ज़ाम निकाला है, एंड ट्रस्ट मी, कोई भी डेडिकेटेडली किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करता है छत्तीसगढ़ में। उनका एग्ज़ाम, उनका मेंस तैयार हो जाता है, कुछ लैंग्वेज तैयार हो जाता है, करंट अफेयर तैयार हो जाता है, इकोनॉमिक्स तैयार हो जाता है, पेपर 7 तैयार होता है, तो ऑटोमेटिकली वनडे एग्ज़ाम्स निकलने लगते हैं। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने, मैंने कभी वनडे एग्ज़ाम में फोकस नहीं किया है, लेकिन सिर्फ मेंस पे फोकस रहा है मेरा। लेकिन फिर भी व्यापम में मैंने 3 एग्ज़ाम दिए और तीनों में मेरी 2 में तो सिंगल डिजिट रैंक आई है और एक में 14th रैंक आई है। मतलब कभी भी ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ व्यापम का जिसमें मैं टॉप 15 से बाहर हुआ हूँ। एंड ये इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने मेंस पे ज़्यादा फोकस किया, दैट इज़ द मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। एंड मेरे एग्ज़ाम टाइम जो प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी थी उसको कंबाइन करके मैं हमेशा अच्छा स्कोर करता था। तो वनडे एग्ज़ाम को स्पेसिफिकली टारगेट करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि टॉप 3000 में तुम नहीं आ पा रहे हो तो टॉप 3 में कैसे आओगे। जस्ट रिमेंबर दिस, वनडे एग्ज़ाम से दूर रहो, CGPSC प्रीलिम्स और मेंस पर अपना पूरा दिमाग लगाओ। नेक्स्ट, इस पर तो मेरे को कहना भी नहीं है, एकदम छी टाइप की चीज़ है ये, कि क्विट कर देता हूँ। क्विटर लोग से कोई बात नहीं करनी है। अगर तुमको लग रहा है कि क्विट करना चाहिए तो क्विट कर दो, कंपटीशन कम कर दो। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे कठोर जीवी हैं जो मेहनत करेंगे और तुमसे वैसे भी आगे हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि क्विट कर देना चाहिए तो प्लीज़ गो अहेड कर दो, क्योंकि लाइफ में अगर एक आध दो अटेम्प्ट से हार मारने वाले लोग होते हैं तो ऐसे लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। अगर निकल भी जाएगा तो कल परसों आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आके जब भी कोई बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आएगा तो आप क्विट कर जाओगे। तो इससे अच्छा है कि अगर उतने दूर जाके मेहनत करके अगर क्विट करना है तो इससे अच्छा है कि अभी ही क्विट कर दो। तो अगर जिनको लग रहा है क्विट करना है कर दो, आई इंकरेज कि कर दो, है ना। और जो लोग क्विट नहीं करना चाह रहे हैं उनके लिए ये है नेक्स्ट कोट। विंस्टन चर्चिल की कोट है, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर इन द हिस्ट्री, लेकिन इनकी एक बात है जो मेरे को काफ़ी सेंस बनाती है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। लाइफ में तकलीफ आ गई है ना, और वो तो कम नहीं होने वाली है। बेरोजगारी रहेगी, लोगों के ताने रहेंगे ही। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही एस्केप है कि आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है। होना नहीं होना भगवान के हाथ में है। यहाँ से आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ अच्छी हो सकती है। जितनी बुरी हो रही है वो तो चल ही रहा है। अभी भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, अभी आपको पता नहीं है कि एग्ज़ाम निकलेगा निकलेगा, अभी भी आपके घर वाले ताने मार रहे होंगे, सोसाइटी वाले ताने मार रहे होंगे, दोस्तों की लाइफ देख के आपको जेलस फील हो रहा होगा। एंड ये वाला एग्ज़ाम आप क्विट भी कर दोगे तो भी ये सारी फीलिंग्स रहेंगी। प्लस इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगी कि मेरे से ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं हुई या मैंने ईमानदारी से मेहनत नहीं करी। तो यहाँ से आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ बेटर हो सकती है। यहाँ से अगर आप क्विट करते हो तो मान के चलो ये सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी कि मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई। तो इसलिए इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। ठीक है, क्विट करने की बात बिल्कुल नहीं करना, ना मैं आपको कन्विंस करने वाला हूँ। क्विट करना है कर दो, नहीं करना है तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। लास्ट के कुछ 20 दिन बचे हुए, खूब मेहनत करो। मेहनत करोगे तो किस्मत भी साथ देती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। ऑलराइट, आज का जो सेशन था वो थोड़ा सा टफ लव था कि हर बार मैं बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं शुगर कोटेड चीज़ें नहीं बताता हूँ आपको। आई जस्ट टॉक अबाउट रियलिटी। जो चीज़ है वो है। इट्स ओनली यू एंड ओनली यू इन द कॉम्पिटिशन। जिस दिन आप खुद को पार कर गए उस दिन वो वाला एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, वंस अगेन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। यहाँ से लाइफ सिर्फ और सिर्फ बेटर होगी। वर्ष तो चल ही रहा है। चलो पढ़ने बैठ जाओ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।